नमस्कार दोस्तों, हम आज मिलने जा रहे हैं ऐसे एक समाज सेवी से जिनकी पृष्ठभूमि है आर्मी से, डिफेंस से, जिनके पिता अलग अलग जगह पर कार्यरत रहे। पहले राजपूत रेजिमेंट में रहे, उसके पश्चात वो अलग अलग ट्रांसफ़र होते रहे। इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। पहले हम जानते हैं जो हमारे साथ आज के मेहमान हैं, श्री अनिल प्रताप सिंह राठौर जी, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सचिव हैं और प्रदेश सचिव हैं पूरे प्रदेश के। और इससे पहले ये जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं 5 साल। और अब अगर इनकी सामाजिक कार्य में इनकी हम बताएं तो लंबी फहरिस्त रहेगी, लंबी लिस्ट रहेगी। अगर हम शुरू से गिनाना स्टार्ट करेंगे, आरएसएस से लेके इन्होंने कई सारे करणी सेना और बहुत सारे सामाजिक कार्य इन्होंने कर रखे हैं। उनके बारे में क्या बताऊं, उनके बारे में खुद ही हम इनसे बात करेंगे और साथ साथ जानते रहेंगे कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए और अभी वो आगे क्या करने वाले हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार दिपेन जी। तो भाई साहब, सबसे पहले हम यह हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसा मैंने बताया आपकी पृष्ठभूमि है डिफेंस से है, तो जो आपके पिता थे वो कहाँ पर भर्ती हुए और क्या करते थे, उनके बारे में ज़रा बताएं थोड़ा। नमस्कार दर्शकों को, मेरा नमस्कार। जितेन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बचपन से, मेरे पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय हमारे पिताजी को आर्मी में कमीशन मिला था और आईएमए के पास आउट के बाद सीधे वो राजपूत रेजिमेंट में ही अपने सेंटर फतेहगढ़ में ही पोस्टिंग हुई। उनकी फर्स्ट पोस्टिंग एज ए लेफ्टिनेंट हुई और उसके बाद फिर कुछ समय बाद वो असम राइफल में ऑन डेपुटेशन गए। और जब बीएसएफ रेज हुई तो बीएसएफ में उनको चांस मिला असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट का और पूरी सर्विस उन्होंने की। करीब 5-6 बटालियन को कमांड भी किया। बहुत लंबे समय तक वो कमांडेंट रहे और अंत में सहायक निदेशक मतलब एडी एडम पोस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर त्रिपुरा से वो रिटायर हुआ उनका 89 में जी। और इस समय वो हम लोग सब साथ में रह रहे, कमांडेंट हाउस में ही हैं, सैनिक कॉलोनी में। अभी तो उनकी एज काफ़ी होगी, अब 92 वर्ष के हैं। 92 वर्ष के हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वो चैतन्य अवस्था में हैं। अपना कार्य वो स्वयं ही करते हैं सब। हम लोगों को बस देखभाल करनी पड़ती। उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है और सुनने की भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बाकी वो ठीक है। हाँ, अभी मैं कई बार जैसे सामाजिक कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है तो उनको बुलाते हैं सब लोग। अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी उनको सम्मान किया है उनकी उम्र को देखते हुए। अभी डीएन कॉलेज में पिछली बार अभी जो सम्मेलन हुआ था भूतपूर्व सैनिकों का, जी, तो उसमें वो गए थे। उनको विशेष आमंत्रित किया गया था कि इतनी उम्र पे आप आइए, तो वो गए थे, उनको सम्मान भी मिला। जी, तो आपका जो पृष्ठभूमि थी वो डिफेंस की थी और आप अभी सामाजिक कार्य में आ गए हैं, तो आपने विचार नहीं किया कि मैं डिफेंस में जाऊं? नहीं, हमारी डिफेंस की बहुत रुचि थी। मैं भी अपने पिता की तरह ही आर्मी अभी इसमें फोर्सेस में जाना चाहता था, लेकिन किस्मत आदमी की अलग अलग होती है और जो विधाता ने लिखा हुआ वो आदमी को काम करना पड़ता है। जी। मैं जब बचपन में, आपको मैं बताऊं कि मैं नरेंद्र सरीन स्कूल में पढ़ता था, फिर वो केंद्रीय विद्यालय में चला गया 4th में और उसके बाद इंटरमीडिएट यहाँ से पास किया। जब मैं 11th में ही था तभी मैंने फर्स्ट टाइम एनडीए क्वालिफाई किया था और अपने क्लास में सबसे पहले मैंने ही क्वालिफाई किया। एनडीए भी कई बार एग्ज़ाम दिया, आईएमए का भी दिया, यहाँ तक कि ओटीए का भी दिया। हमने एसएसबी करीब 6 या 7 बार एसएसबी फेस किया, लेकिन फाइनल इंटरव्यू हमारा नहीं हो पाया। और चूंकि मेरे पिताजी भी क्लास 1 ऑफिसर थे तो मैं भी चाहता था मैं क्लास 1 बनूं। मैंने आईएएस और पीसीएस के लिए भी तैयारी की, लेकिन वो रिजल्ट हमें उपलब्ध नहीं हुआ। मैं एक बार अपना जो बीएसएफ का भी होता है एग्ज़ाम, असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का ये एग्ज़ाम होता है सीपीओ का, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें डायरेक्ट डिप्टी एसपी और आईपीएस रैंक से, मतलब डिप्टी एसपी, आईटीबीपी और इन सब में जाते हैं। सीआरपीएफ में डिप्टी एसपी जाते हैं, बीएसएफ के लिए असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट। तो इनका कंबाइंड टेस्ट था, तो उसमें मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया था, रिटन क्वालिफाई किया था। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे
उन्होंने मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में मैं नहीं आ सका। शायद वहाँ पे रिजर्वेशन बीच में आ गया था, तो लिस्ट में मैं रह गया था, फाइनल लिस्ट में मैं नहीं आ पाया। तो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। लेकिन सामाजिक जो रुचि मैं आपको बताऊं कि बचपन से पिताजी बीएसएफ में थे, तो हमको पढ़ाई सुचारू रूप से चले तो सेंट्रल स्कूल में करके, और यहाँ फैमिली, उस समय बीएसएफ में फैमिली क्वार्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ पे हमारे नाना जी भी रहते थे, उनके घर के पास ही मुझे किराए पे रख दिया गया था। तो मेरी परवरिश यहाँ फतेहगढ़ में एज ए सिविलियन हुई। और सिविल में आप जानते हैं कि सभी लोगों से टच रहता है, सारे काम स्वयं करने पड़ते हैं। तो मैं बचपन से ही छोटे छोटे काम, जैसे पोस्ट ऑफिस जाना भी और बैंक का काम करना, तो मैं बहुत छोटे स्तर से ही करने लगा था। हमारे गांव से जो आर्मी बैकग्राउंड के पेंशनर्स थे, या जिनको मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए थी, यहाँ तक कि कुछ वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे गांव से लोग आया करते थे। मैं दादी बाबा लोग, उनकी मैं सेवा करता था। तो करते करते मेरी आदत में आ गया था कि मुझे जो भी काम दिया जाता तो मैं स्वयं ही करता था। पिताजी तो हमारा और पिताजी का ये रहा कि जब मैंने अकेले जीवन माँ के साथ रहा, और जब पिताजी आए हमारे रिटायर होके, तब मैं बाहर चला गया। तो हम और पिताजी कभी साथ साथ नहीं रह पाए जी। तो हमने ये विचार किया था कि जैसे मेरा भी बेटा अकेला ही है, तो हम चाहते थे कि बेटा के साथ ही रहें। तो हमने अपना प्लान किया कि पिताजी ने जब यहाँ पे आके घर बनवाया था रिटायरमेंट के बाद में, तो फिर हम बाहर चले गए थे। कानपुर में रहे, भोपाल में रहे, आगरा में रहे, अलग अलग शहरों में नौकरी की। हमने डॉक्टर लाल पैथ लैब में नौकरी की, वहाँ से कानपुर से भोपाल चले गए, वहाँ भी 2.5 वर्ष लगाए। लेकिन अंतोगत्ता हमको यहीं आना था कि वो मुझे पिताजी माता की देखभाल करनी थी। 2011 में मेरी माता जी गुजर गई, तब हम पूर्ण रूप से यहीं पे ही सेटल हो गए थे। उस समय हम पालीवाल में एज ए मार्केटिंग हेड काम करते थे, छोड़ के चले आए थे। डॉक्टर साहब ने हमको यहाँ पे, डॉक्टर उमेश पालीवाल साहब ने हमको दोबारा चांस दे दिया, और मैं यहाँ पे मतलब पालीवाल डायग्नोस्टिक है, जहाँ पे सीटी स्कैन होता है, डिजिटल एक्सरे होता है, पैथोलॉजी टेस्ट होता है। तो समाज की सेवा भी करते हैं, उनको ऑब्लाइज भी कर देते हैं, डिस्काउंट भी कर देते हैं, एक समाज से जुड़े हुए। पानी बरसाने बारिश आ रही है, आपका खराब हो जाए, इसको बंद कर। समाज में आज के टाइम में दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है जी। इस तरह के लोग वक्त सामने तो दिखते हैं बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छे हैं, फोटो लेकिन खिंचाते हैं खाली। हाँ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन जो उनके घर में बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी देखभाल तो वो ये तो अपने कार्यकर्ता जो घर में रखे हुए हैं, नौकर चाकर रखे हैं, उनसे करवाते हैं, या फिर कराते ही नहीं है। वो बड़े मुश्किल से वो टाइम व्यतीत करते हैं। तो आप उसी मुद्दे पर मैं आता हूँ कि आप अपने घर में कैसा माहौल बनाना चाहते हैं या करते हैं, ताकि आपके बच्चे भी उनसे उम्मीद कर सके, आप बच्चों की, कि हम उनसे सेवा करा सके। क्या देखिए, हमारे यहाँ मेरा बेटा, मेरे पिताजी को पेंशन मिलती है 1.25 लाख रुपया, और मिसेज भी कमाती हैं, बेसिक में टीचर हैं, बेटा भी डॉक्टर है। पैसे मैं भी कमाता हूँ, तो सब नौकर चाकर तो हमारे घर में है देखभाल के लिए, लेकिन पिता की सेवा तो मैं भगवान की सेवा समझता हूँ, वो खुद ही करनी पड़ती है। मतलब आप किसी नौकर या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनकी सेवा के लिए हम पूरे परिवार ने जिम्मेदारी ले रखी है। सभी लोग उनका मेडिकल से लेके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। शाम को 10 बजे से लेके और सुबह 10:30 तक पिताजी की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी रहता है। मैं उन्हीं के पास ही लेटता हूँ, क्योंकि वो कमज़ोर हो गए, कभी कभी सोते में उठते हैं, तो 1-2 बार गिर भी चुके हैं। तो उनकी देखभाल की, उनको चोट ना लग जाए, तो उनकी रात भर मैं ड्यूटी भी देता हूँ। और उनके पेशाब जाते टाइम तो उनके साथ भी जाना पड़ता है। तो इस तरह के उनकी दैनिक क्रियाओं में मदद करना पड़ता है। हालांकि वो अभी स्वस्थ हैं, वो सारे काम अपने आप खुद कर लेते हैं, लेकिन उनकी देखभाल रखनी पड़ती है। और सुबह उनको शौच क्रिया से लेकर सारी चीज़ों में मैं मदद करता हूँ, और अपना भी तैयार होता जाता हूँ साथ साथ में। और क्योंकि 10 बजे के बाद मुझे भी अपने ड्यूटी जाना है, तो 10:30 तक हम उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा के और मैं निकल जाता हूँ। मेरी बेटी घर ही में है उस समय, तो बेटी और बहू जो है वो दिन में दवाई देना या लंच देना
और शाम को डिनर देना, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो बखूबी से अपना सारा करती है। तो उनको बच्चों की तरह नज़र के सामने ही रखना पड़ता है। तो उसमें हम लोगों की कोई कमी नहीं है, जितना हो सकता है हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल अच्छे से हो रही है। चलो बहुत बढ़िया। आज के टाइम में जो लोग बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, हम तो भगवान की पूजा उसे ही मानते हैं। वो हम लोगों के परिवार में ऐसे संस्कार हैं। मैं जॉइंट फैमिली में था, मेरे पिताजी 5-6 भाई थे और बुआ वगैरह मिला के बड़ा परिवार था। तो बड़े परिवार में तो सब लोगों को जिसको जो मिल जाए साथ में उठना बैठना, एक दूसरे के रिगार्ड देते हुए, प्रेम मोहब्बत करते हुए और अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो जॉइंट फैमिली की आदत है, तो काम करने की भी आदत है। उसी तरह से सबको रिस्पेक्ट देना और काम करना, यही हम लोगों को सिखाया गया बचपन से। मेरे बाबा का बहुत बड़ा परिवार था, गांव में जमींदार नाम था। तो वो संस्कार हम लोगों के बचपन से ही है, अब वो अभी भी चले आ रहे हैं। आज के समय में क्या है ना, जितनी भी लड़कियां नई शादी हो जाती हैं तो उनके घर से ही शायद गाइडेंस होता हो, जो घर में आते ही वो कहेंगे भाई हमें अलग रहना है ना। तो अलग रहने पे ज़्यादा जोर देती हैं, और अगर कहीं समय मिलता भी है अपने जॉब से या उससे, तब भी वो घर में आना नहीं चाहती हैं। आती में तो एक फॉर्मेलिटी करके वापस चले जाती है। तो ये बदलता दौर है, इसमें आप क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, इसमें बच्चों को कैसे चेंज आए? असल में बच्चों की क्या, अब जॉइंट फैमिली है नहीं जहाँ पे हम लोग सीखते हैं। देखिए कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जा सकती है, संस्कार डाले नहीं जा सकते, संस्कार आप करके दिखाना पड़ता है। आदमी जैसे माहौल में रहता है तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक सीख लेता, कोई किसी को सिखाता नहीं। तो अब वो वातावरण उपलब्ध नहीं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहना बच्चों ने सीखा नहीं। अब बच्चों को अकेले रहने की आदत पड़ गई। 1 या 2 ही बच्चे होते हैं तो वो परिवार की वैल्यू नहीं समझते हैं। उनको आदत पड़ गई क्योंकि माता पिता ने उनसे काम नहीं करवाया, उनको सारी चीज़ें जो डिमांड हुई ला के दे दिया, उन्हें अभाव की कभी महसूस ही नहीं करने दिया। तो उनकी आदत में पड़ गया है, तो वो लोग साथ नहीं रहना चाहते। दूसरा, सोशल भी क्योंकि बचपन में नहीं रहे हैं, तो वो 2-4 उनके फ्रेंड्स होते हैं, उन्हीं को वो अपना मानते हैं और मम्मी पापा को, और उनके अंदर जो सेवा भाव है वो कभी उत्पन्न ही नहीं हो पाया। पहले हमारे यहाँ, हमें बचपन में याद है कि हमारे मॉरल साइंस की भी किताब हुआ करती थी। जी हाँ जी। अब आपने देखा कि मॉरल साइंस वाली कोई चीज़ ही नहीं है जी। कोई घर में सिखाता ही नहीं है। अब बहुत से घरों में आरती नहीं होती है। कहने को हम हिंदू हैं, उन्हें ना आरती आती है, ना भगवान जी कैलेंडर तक नहीं लगे होते उनके घर में। तो फिर जब विचार ही बदल गए हैं तो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने सीखा नहीं इस तरह का। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि बच्चे हैं जो चेंज हो, उनकी लड़कियां, खासकर माता पिता को तो बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम पे, जो लड़के के माता पिता खासकर है उनको तो बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है कि वो कैसे अपना अलग रहें बच्चे से। खासकर उनको कुछ चाहिए नहीं होता माता पिता को, लेकिन वो उसका बच्चा अलग हो गया है, इसका उपाय कुछ लगता है वो? क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद में भी फर्रुखाबाद में जिला कार्याध्यक्ष हूँ और हमारे चंपत राय जी हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि अब परिवार जो है छोटा होता रहे, 2 नहीं बच्चे, 2 बच्चे संस्कार रहित होते जा रहे हैं। कम से कम 3 या 4 बच्चे, मतलब हिंदुओं की पॉपुलेशन भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। अच्छा। ये मतलब एक उन्होंने फार्मूला दिया, कम से कम 3 बच्चे या 4 बच्चे हर घर में जब होंगे तो संस्कार भी पढ़ेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें अपनी किताबों में, अपने स्कूलों में वो वातावरण देना पड़ेगा, हमें मॉरल साइंस या लेसन देना ही पड़ेगा, जिससे कि हमारे बच्चे को समझें। हमें सोसाइटी में ग्रुप बना के मंदिरों में जाके पूजा पाठ करना या एक दूसरे के काम पे खड़े होना, ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। इन चीज़ों को लागू करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर वो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, सेवा भाव, ये सब चीज़ें आएंगी। अब पहले दादी बाबा कहानियाँ सुनाते थे, अब बच्चों को मालूम ही नहीं है, पिता के पास समय नहीं, पैसा बहुत है, हॉस्टल में डाल दिया। अब एक हॉस्टल में जब बच्चा जाता तो उससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती।